बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि हम प्रोसेस स्टाइलिंग एल्गोरिदम के मुताबिक पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। उसका आपने ड्रा करना है गैंट चार्ट और फाइंड करना है एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये मैंने गैंट चार्ट बनाया है इस तरह। गैंट चार्ट से मुराद ये है कि वो वाला प्रोसेस जो है सीपीयू के पास कितनी देर तक रहेगा और कब उसका टाइम जो है वो कंप्लीट होगा सीपीयू के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह आपने दो लाइनें लगा लेनी है और दरमियान में इस तरह लाइनें लगा के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते जाना है। तो सबसे पहले हम गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट बनाते हैं इसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है वो प्रीएम्प्टिव वर्जन में आता है। वो किस वर्जन में आता है? प्रीएम्प्टिव वर्जन। और प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि एक प्रोसेस पूरे का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि वो किस में एग्जीक्यूट होता है? थोड़े थोड़े पार्ट्स के अंदर। पूरे का पूरा एग्जीक्यूट भी हो सकता है अगर कोई जो है हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस या शॉर्ट ब्रस्ट टाइम के लिहाज से कोई प्रोसेस नहीं आता, तो फिर तो वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है या शॉर्ट ब्रस्ट टाइम वाला कोई प्रोसेस आ जाता है, तो फिर वो जो है पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। तो जो शॉर्टर रिमेनिंग टाइम फास्ट है वो प्रीएम्प्टिव वर्जन में आता है। तो सबसे पहले जो है आपने चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस सबसे पहले अराइव हो रहा है। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है? P2। तो आपने P2 को इसके अंदर लिख लेना है। P2 प्रोसेस को इसके अंदर लिखना है और ये कब अराइव हो रहा है? 0 टाइम के ऊपर। उसके बाद फिर आपने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट में ये चेक करना है कि और ये इसको आपने एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देना है, क्योंकि इसका ब्रस्ट टाइम कितना है? 7, यानी ये 7 सेकंड लेगा। तो एक टाइम में हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब 1 टाइम में आप एग्जीक्यूट करेंगे तो पीछे बकाया इसका क्या रह जाएगा? 6। पीछे 6 रह जाएगा। तो 1 टाइम पे एक और प्रोसेस भी जो है वो रेडी क्यू में आ जाएगा। यानी अब हमारे पास दो प्रोसेस है, एक P1 और एक P2। तो उसमें से अब शॉर्टर रिमेनिंग टाइम फास्ट में से आपने ये देखना है कि इन दोनों में से ब्रश टाइम किसका कम है। तो जिसका ब्रश टाइम कम होगा उसको आपने एग्जीक्यूट कर देना है। तो ब्रश टाइम किसका कम है? P2 का। तो P2 को आपने फिर एग्जीक्यूट कर देना है। P2 को तब तक आपने एग्जीक्यूट करना है जब तक कोई और अराइवल प्रोसेस जो है, जब तक कोई और अराइवल टाइम तक कोई और प्रोसेस अराइव नहीं होता। तो P2 को हम कितने सेकंड चलाएंगे? 1 सेकंड और चलाएंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे? 5, क्योंकि 2 सेकंड पे एक और प्रोसेस अराइव हो रहा है और वो कौन सा है? P4। तो इसको हम 2 सेकंड तक चलाएंगे और P4 भी अब अराइव हो चुका है। अब हमारे पास 2 सेकंड में 3 प्रोसेस अराइव है, एक P1 है और एक हमारे पास कौन सा है? P2 है, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, और तीसरा जो नया प्रोसेस है वो कौन सा है? P4। तो इन तीनों में से ब्रश टाइम किसका कम है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो तीनों में सबसे ब्रश टाइम किसका कम है? P2 का। तो P2 को हम उतने तक चलाएंगे जब तक कोई और नया प्रोसेस अराइव नहीं हो जाता। तो कब तक चलाएंगे इसको हम? 3 सेकंड तक। तो 3 सेकंड तक इसको हम चला लेते हैं P2 को। तो P2 को हमने 3 सेकंड तक चला लिया। तो 3 सेकंड तक चल गया तो पीछे इसके कितने रह जाएंगे? 4। पीछे कितने रह जाएंगे इसके? 4। अब 3 सेकंड पे सारे प्रोसेस जो हैं वो अराइव हो चुके हैं। P1 भी है, P2 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है, P3 अभी आया और P4 पहले से मौजूद है। तो अब इनमें से जो सबसे कम है वो कौन सा है? तो सबसे कम कौन सा है? P2। तो P2 को हम फिर जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। तो P2 को फिर एग्जीक्यूट करेंगे और तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक कोई और नया प्रोसेस अराइव नहीं होता। तो और नया प्रोसेस तो अराइव होने ही नहीं है, इसी का ब्रश टाइम क्या होता रहेगा? सबसे कम ही रहता रहेगा। तो इसी को हम क्या करेंगे? पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे। तो पूरा एग्जीक्यूट करेंगे तो पीछे कितना रहता है? 4 टाइम। तो 4 टाइम इसको और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कब कंप्लीट हो जाएगा? 7 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि P2 को आप इस तरह से लिख लें, या एक और दूसरा तरीका ये है कि आप P2 को पूरा ही 7 सेकंड एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि उस दौरान कोई और नया प्रोसेस तो अराइव हो ही नहीं रहा। अराइव तो हो रहा है लेकिन सीपीयू के पास नहीं आ रहा, क्योंकि उनका ब्रश टाइम जो है वो P2 से ज़्यादा है। अगर P2 से ब्रश टाइम कम होता तो फिर तो वो हम इसको गैंट चार्ट के अंदर लेके आ जाते हैं, सीपीयू के पास उसको रिप्रेजेंट कर देते।
अब P2 जो है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा और कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा 7 सेकंड तक, यानी ये जो P2 प्रोसेस है ये 7 सेकंड तक एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखें तो अब ये P2 तो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दी, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 3 प्रोसेस पड़े हैं, P1 P3 और P4। इसमें से आपने चेक करना है कि किसका जो है ना ब्रश टाइम कम है। तो किसका ब्रश टाइम कम है, P3 का। तो P3 को आपने पूरे का पूरा एग्जीक्यूट कर देना है, क्योंकि ये जब भी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका ब्रश टाइम हमेशा क्या रहेगा, P1 और P4 से कम रहेगा। तो P3 को एग्जीक्यूट करेंगे और ये कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, 6 सेकंड, यानी 7 सेकंड पे तो ये आ रहा है और 6 सेकंड इसको मजीद और चाहिए एग्जीक्यूट होने में। तो टोटल ये कितना टाइम लेगा, 30 सेकंड। टोटल कितना टाइम लेगा, 30 सेकंड, 7 और 6 13। तो P3 भी एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास P1 है और P4, तो इन दोनों में से ब्रश टाइम किसका कम है, P1 का कम है। तो P1 का कम है तो P1 को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। P1 को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी पूरे का पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसका ब्रश टाइम हमेशा P4 से क्या रहेगा, कम रहेगा, तो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इसका जो टोटल टाइम है ये कब एग्जीक्यूट होगा, 8 सेकंड लेगा। 13 और 8 कितने होते हैं आपके 21। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस रहता है P4, तो उसी को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लेंगे। और उसको कितने सेकंड चाहिए, 9 सेकंड। तो 9 सेकंड एग्जीक्यूट करेंगे तो टोटल इसका टाइम कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। तो ये जो है आपका पहला पार्ट जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का ड्रा गैंट चार्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जो कंप्लीशन टाइम है, कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ है, वो हमने यहाँ इसकी चार्ट के ऊपर लिखना है। तो आपने P1 सबसे पहले देखना है कब कंप्लीट हो रहा है। तो P1 जो है कब कंप्लीट हो रहा है, 21 सेकंड पे। 21 सेकंड जो है कंप्लीट हो रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, 21। उसके बाद आपने P2 देखना है, P2 कब कंप्लीट हो रहा है, 7 सेकंड को, तो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, 7 सेकंड। उसके बाद आपने P3 को देखना है, तो P3 जो है वो कब एग्जीक्यूट हो रहा है, 30 सेकंड पे, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, 30 सेकंड। उसके बाद आपने P4 को देखना है, तो P4 कब एग्जीक्यूट हो रहा है, 30 सेकंड पे, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, 30 सेकंड। अब हमने मालूम करना है टर्न अराउंड टाइम, और टर्न अराउंड टाइम के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम निकालें तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो कंप्लीशन पहले P1 का निकाल लेते हैं। P1 का जो कंप्लीशन टाइम वो क्या है, 21, और अराइवल कब हो रहा है, 1 सेकंड। तो 21 माइनस 1 करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम इसका क्या आ जाएगा, 20। इसी तरह P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 7, और अराइवल टाइम क्या है, 0। तो 7 माइनस 0 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 7। उसके बाद P3 जो है वो कब अराइव हो रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है, 13 सेकंड को, और अराइव कब हो रहा है, 3 को। तो 13 माइनस 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास P4 अराइव कब हो रहा है, 2 को, और कंप्लीट कब हो रहा है, 30, और अराइव कब हो रहा है, 2। तो 30 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 28। ये तो निकला है टर्न अराउंड टाइम। लेकिन हमने क्या मालूम करना है, एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने से पहले हमें वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा। तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें पहले टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने टर्न अराउंड टाइम निकाला ताकि हम वेटिंग टाइम निकाल सके। वेटिंग टाइम का फार्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। तो इसलिए सबसे पहले हमने टर्न अराउंड टाइम निकाला है, अब हम वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम क्या है हमारे पास, 20, और ब्रश टाइम क्या है, 8, P1 प्रोसेस का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 माइनस 8 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 12। ठीक है। उसके बाद P2 का वेटिंग टाइम क्या है, कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। तो ब्रश टाइम इसका क्या है, 7, और टर्न अराउंड टाइम क्या है, 7। तो 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0, यानी इसको कोई वेट नहीं करना पड़ा CPU के पास जाने के लिए। उसके बाद P3 का जो टर्न अराउंड टाइम क्या है, वो है 10, और उसका जो ब्रश टाइम है वो कितना है, 6। तो P3 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, 10, और उसका ब्रश टाइम क्या है, 6। तो 10 माइनस 6 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद आगे आता है P4 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो क्या है, 28, और उसके बाद इसका जो
ब्रश टाइम है वो क्या है 9, तो 28 माइनस हम क्या कर देंगे 9, तो 28 माइनस 9 करें तो ये 18 और 9 और 1 19, तो ये आपके पास क्या आ जाता है 19, यानी इसको 19 सेकंड जो है वेट करना पड़ा, यानी टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, तो 28 माइनस 9 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 19। ठीक है, अब हमने एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो एवरेज वेटिंग टाइम का फार्मूला दिया हुआ है, जो वेटिंग टाइम है हमारा, वेटिंग टाइम को हमने क्या कर देना है, सारा जो वेटिंग टाइम है इसको हमने प्लस करना है और उसको डिवाइड कर देना है किसके ऊपर 4 के ऊपर, तो वेटिंग टाइम को जो हम प्लस करेंगे तो वेटिंग टाइम, सारा जो वेटिंग टाइम है इसको हमने प्लस करना है 12 प्लस 4 प्लस 19 और डिवाइड हमने किसके ऊपर कर देना है इसको 4 के ऊपर, यानी टोटल जितने प्रोसेस हैं, तो ये मैं कैलकुलेटर के जरिए इसको करता हूँ साल, तो 12 प्लस 4 प्लस 19, तो ये हमारे पास आता है 35, इसका आंसर क्या आता है 35 डिवाइड बाय 4, ये मैं रेस कर रहा हूँ, तो जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो क्या है 35 डिवाइड बाय 4, इस सारे वेटिंग टाइम को आपने प्लस कर लेना है और इसको डिवाइड किस पे कर देना है 4 पे, तो ये आपका क्या निकल आएगा एवरेज वेटिंग टाइम, तो 34 डिवाइड हम करेंगे 4 तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा, तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 8.75, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास क्या चीज़ निकली है 8.75, तो ये जो पहला इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो सॉल्व हो गया है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आपको कहीं से समझ नहीं लग रही तो इस वीडियो को दोबारा देखें एक दफ़ा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आएगी, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।